हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आज 2 जून 2022 है, तो चलिए न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई में कोरोना की जांच को लेकर अब तेजी लाई जाएगी। बताया जा रहा है कि टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव रेट 6% तक पहुंच गया है। ऐसे में बीएमसी का कहना है कि हमने अपने सभी अधिकारियों से कोरोना की जांच को युद्ध स्तर पर बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा टेस्ट लैब को भी पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि मॉनसून में कोरोना के मामलों में उछाल देखी जा सकती है। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 506 नए मामले सामने आए हैं। बीएमसी के अधिकारी आईएएस चहल ने बताया कि मुंबई में कोरोना के रोजाना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मॉनसून भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में कोरोना मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में उन्होंने युद्ध स्तर पर टेस्टिंग को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए हमने टेस्टिंग लैब और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा लैब्स को कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए भी कहा है। साथ ही 12 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन अभियान और बूस्टर डोज को और तेजी से देने के लिए कहा है। चहल ने बताया कि इसके अलावा जंबो फील्ड अस्पतालों को पर्याप्त रूप से स्टाफ और अभी अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वार्ड के प्रभारी सहायक आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वार्ड की स्थिति की समीक्षा करते रहें कि वहां कर्मचारी, चिकित्सा टीम और एम्बुलेंस बेहतर व्यवस्था में मौजूद रहें। कश्मीरी में नागरिकों पर आतंकियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शोपियां के कीगाम इलाके में बुधवार रात आतंकियों ने फारूक अहमद शेख को गोली मार दी। गनीमत यह रही कि गोली उनके पैर में लगी। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि जख्मी शख्स की हालत स्थिर है। हमले की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक दिन पहले स्कूल में टीचर को मार दिया आतंकियों ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल की टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने कुलगाम में स्कूल में पहुंचकर हिंदू टीचर रजनी बाला के सिर पर गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 1990 में हुए पलायन में रजनी के परिवार ने भी घाटी छोड़ दी थी। पलायन के 27 साल बाद रजनी वापस कश्मीर लौटी थीं। उन्हें केंद्र सरकार के पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिकों की हत्या कर दी गई। कल भी एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई। 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, लेकिन भाजपा 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं, आज के कश्मीर की सच्चाई है। 31 मई को अवंतीपोरा में मारे गए थे 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 31 मई को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों की पहचान त्राल के शाहिद राथर और शोपियां के उमर यूसुफ के रूप में हुई थी। उनके पास से 2 AK-47 बरामद हुई थी। कश्मीर में डर का माहौल। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने फिर कहा कि जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है, नहीं पता आतंकियों का अगला टारगेट कौन होगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके आतंकवाद से मुक्त हुआ करते थे। अब एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, वे बताएं कि कहां कुछ सामान्य दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत की नई वर्ल्ड चैंपियन महिला बॉक्सर निकहत जरीन से मुलाकात की। साथ ही मोदी ने निकहत की साथी मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से भी मुलाकात की। मनीषा और परवीन ने हाल में इस्तांबुल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। निकहत ने फ्लाईवेट में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि मनीषा और पदार्पण करने वाली परवीन ने क्रमशः 57 किग्रा और 63 किग्रा वर्ग में पोडियम स्थान हासिल किया था। पीएम मोदी ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा, मुक्केबाज निकहत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से मिलकर खुशी हुई, जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को गौरवान्वित किया। हमने उनके जीवन की यात्रा पर काफी अच्छी बातचीत की, जिसमें खेल के प्रति जुनून और इसके की तर्ज जिंदगी के बारे में बातें शामिल थीं। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं, निकहत और मनीषा ने भी ट्वीट किया। निकहत ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ भी फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से मुलाकात सम्मान की बात। धन्यवाद सर, मनीषा ने ट्वीट किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात। आपकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए शुक्रिया। निकायत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की जिपॉन्जो टॉमस को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। यह मुकाबला 52 किग्रा वेट कैटेगरी के तहत हुआ था। 25 साल की निकायत जरीन 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बॉक्सिंग लीजेंड मेरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इस चैंपियनशिप में मेरी कॉम, निकायत के अलावा सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखासी भी गोल्ड जीत चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडित खौफजदा हो गए हैं और घाटी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर का फैसला पहले ही ले लिया गया है। अब उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग सेल बनाने पर भी मुहर लग गई है। जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कहा गया है कि इस नंबर पर कॉल कर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 नंबर जारी किए हैं, 0194-250611 25,06,112। इसके अलावा jk.minaritisul@gmail.com पर शिकायत को मेल भी किया जा सकता है। प्रशासन को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आतंकियों ने घाटी में कश्मीरी पंडितों पर लगातार हमले किए हैं। उन्हें गोली का निशाना बनाया गया है। ऐसे में उनके खौफ को कम करने के लिए और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वैसे इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीनियर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। उस बैठक में फैसला लिया गया कि जो भी हिंदू कर्मचारी दूर दराज वाले इलाके में काम कर रहा होगा, उसका ट्रांसफर कश्मीर के जिला मुख्यालय में किया जाएगा। उनकी माने तो ऐसा कर उनकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रशासन ने उन हिंदू कर्मचारियों को नया और सुरक्षित आवास देने का भी आश्वासन दिया है। जोर देकर कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हिंदू कर्मचारी अभी भी प्रशासन के उस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनकी नजरों में उन्हें अब जम्मू में ट्रांसफर चाहिए। वे खुद को कश्मीर घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उनकी इस मांग के कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो राहुल भट्ट की हत्या है, क्योंकि उसके बाद से ही घाटी में लंबे समय बाद कश्मीरी पंडितों द्वारा सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए गए और उनसे न्याय की अपील हुई। अब उस प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में तो आ गया है। पहले ट्रांसफर वाला फैसला और अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर फिर भरोसा जीतने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रिमांड पर है। पुलिस ने इसे एक पुराने मामले में रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस को अब तक मूसेवाला के शूटरों का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस ने सिंगर मूसेवाला के कत्ल से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट की भी जानकारी नहीं होने की बात कही है। लॉरेंस ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट डाले जा रहे हैं, उनमें उसका या उसकी गैंग का कोई रोल नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने यह खुलासा जरूर किया है कि विक्की मेदुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही मूसेवाला की हत्या की गई है। इसके अलावा पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रही वर्चस्व की जंग की कहानी भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर अपना पैसा लगाते हैं। गैंगस्टर नए कलाकारों का डेब्यू कराते हैं और उनके एल्बम बनवाते हैं और फिर टॉप हिट भी शेयर करते हैं। इसी कारण वहां उभरते कलाकार इन गैंगस्टर के संपर्क में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से हैदराबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित करने वाली है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता भाग लेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। दरअसल ये मीटिंग इसलिए भी अहम बताई जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की प्रमुख और सबसे शक्तिशाली इकाई है, जो पार्टी के लिए जरूरी दिशा निर्देश और रणनीति बनाती है। हाल ही में बीजेपी की एक बैठक राजस्थान में भी हुई थी, जिसमें पार्टी ने फैसला किया था कि राजस्थान में बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। सो इसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि हैदराबाद में होने वाली बैठक में भी कुछ इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग की चर्चा एक और बात को लेकर है और वो है इसका हैदराबाद में होना।
तेलंगाना या कहे तो दक्षिण भारत में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जितनी पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके बावजूद मीटिंग के लिए हैदराबाद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए बीजेपी ने क्यों चुना? सोनिया राहुल गांधी को एड ने क्यों बुलाया? एड ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है, जिसमें राहुल को आज और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये केस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। हाल ही में एड ने इस केस को लेकर कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच में शामिल किया था। व्हाट्सएप ने अपनी 11वीं सेफ्टी मंथली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कंपनी ने व्हाट्सएप टर्म्स सर्विस और भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी है। व्हाट्सएप ने एक रूल 2021 के तहत अप्रैल महीने की रिपोर्ट जारी कर दी है। ऐप की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में 16 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स बैन किए गए हैं। इन अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने और दूसरे कारणों की वजह से बैन किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डेटा मौजूद है। क्या है व्हाट्सएप की तैयारी? इस मामले में व्हाट्सएप के स्पोकपर्सन ने बताया, व्हाट्सएप अनएन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस में दुष्प्रयोग को रोकने में इंडस्ट्री लीडर है। पिछले सालों में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, डेटा साइंटिस्ट और एक एक्सपर्ट प्रोसेस में लगातार इन्वेस्ट किया है, जिससे हम अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रख सकें। क्या है रिपोर्ट में? उन्होंने बताया कि रूल 2021 के तहत हमने अप्रैल 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है। यूजर सेफ्टी रिपोर्ट में व्हाट्सएप यूजर्स की शिकायतें, उन पर लिए गए एक्शन के साथ दुष्प्रयोग को रोकने के लिए व्हाट्सएप की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी है। लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने 16 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को अप्रैल महीने में बैन किया है। किस वजह से बैन हुए व्हाट्सएप अकाउंट? सामान्यतः व्हाट्सएप अकाउंट्स के बैन की वजह कंपनी की पॉलिसी और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना होता है। कुछ अकाउंट्स को गलत जानकारी शेयर करने की वजह से बैन किया गया है। वहीं कुछ को बिना वेरीफाई किए किसी मैसेज को बहुत से यूजर्स को फॉरवर्ड करने और दूसरे कारणों से बैन किया गया है। प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने कई कदम उठाए हैं। ऐप ने वेरीफाई एक्सटर्नल लिंक और फॉरवर्डेड मैसेज लेबल जैसी कई कदम उठाए हैं, जिससे फेक न्यूज को रोका जा सके। केके की मौत की खबर पर अब तक यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हर पल बस यही लग रहा है कि काश ये झूठ होता। काश केके फिर से उठकर अपनी आवाज का जादू बिखेर दें। सिंगर की डेथ ने उनके हर एक चाहने वाले को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी केके की मौत पर दुख जताया है। प्रियंका ने दी केके को श्रद्धांजलि। म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय और टैलेंटेड सिंगर्स में शुमार केके का 53 साल की उम्र में दुनिया से जाना हर किसी को खल रहा है। प्रियंका ने भी केके की मौत पर दुख जताते हुए उनके आखिरी इवेंट का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका लिखती हैं कि बहुत जल्दी चले गए। इसके अलावा उन्होंने केके की वाइफ ज्योति कृष्णा, बेटे नकुल और बेटी तिमारा के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। केके के लिए प्रियंका की पोस्ट बता रही है कि उनके लिए हर किसी के दिल में कितना सम्मान था। केके फिटनेस फ्रीक स्टार्स में से एक थे, जो सिगरेट शराब से दूर सिंपल लाइफ जीते थे। केके चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन स्टार्स में थे जिन्हें अपने काम और टैलेंट पर यकीन था, इसलिए वो बड़ी बड़ी पार्टीज में नदारद रहते थे। हेल्दी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद अचानक हुई उनकी मौत हैरान करने वाली है। केके की डेथ के बाद सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई वीडियोज और फोटो शेयर किए जा चुके हैं। फैंस केके की मौत का जिम्मेदार नजरुल मंच को बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केके की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आज मुंबई में केके का अंतिम संस्कार करके उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। केके के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो अपने गानों के जरिए हमारे आसपास ना होकर भी हमेशा पास रहेंगे।